क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेला स्टार्टेड इन बिजनेस एज अ रिटेलर ऑन 1 अप्रैल 2023। अच्छा, यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 इसकी ओपनिंग डेट है। आगे लिखा हुआ है शी सेल्स वन टाइप ऑफ गुड्स ओनली, शी हैज नॉट केप्ट अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अच्छा, यहाँ से लग रहा है कि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि बट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नंबर 1 पे है हाफ ऑफ स्टेला's परचेसेस वर ऑन कैश टर्म्स एंड हाफ ऑन क्रेडिट टर्म्स। ठीक है, आधी कैश में और आधी क्रेडिट पे परचेज होती हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, और ये जो डेट है ये इसकी क्लोजिंग डेट है। आगे लिखा हुआ स्टेला पेड 34,250 टू क्रेडिट सप्लायर्स ऑन 31 मार्च 2024। शी ओड $2,960 टू क्रेडिट सप्लायर्स। नंबर 2 पे लिखा हुआ है अनलाइक हर कॉम्पिटिटर्स स्टेला मेड ऑल ऑफ हर सेल्स फॉर कैश। तमाम जो सेल्स हैं वो कैश पर होती हैं। स्टेला's मार्कअप वाज 32%। नंबर 3 लिखा हुआ है द फॉलोइंग अमाउंट्स वर पेड फॉर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर टू 31 मार्च 2024। रेंट एंड इंश्योरेंस लिखी हुई है, वेजेस लिखी हुई है, अदर एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं। और नंबर 4 पे लिखा हुआ है कि एट 31 मार्च 2024 $300 वाज अनपेड फॉर वेजेस एंड 500 वाज पेड इन एडवांस फॉर रेंट। ये जो अनपेड वेजेस हैं ये बेसिकली एक्रूअल कॉन्सेप्ट या मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत हम इनको यहाँ पर डील करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एवरी एक्सपेंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच इट इज इनकर्ड वेदर और नॉट द कैश हैज बीन पेड। तो अब चूंकि ये जो $300 की अनपेड वेजेस हैं इनका जो रिलेशन है वो हमारे करंट ईयर के साथ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पे की है या कि नहीं पे की है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इसको इसी साल में लिखा जाए, तो इसलिए इन $300 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसी तरह $500 का जो रेंट पेड इन एडवांस है ये भी एक्रूअल कॉन्सेप्ट या मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए डील किया जाएगा। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट कुछ यूं एक्सप्लेन किया जाता है कि एन एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड टू विच इट रिलेट्स इवन इफ द कैश हैज बीन पेड इन एडवांस। तो चूंकि ये जो अमाउंट है $500 की ये शामिल है 6,750 में, तो इसको इसी करंट ईयर के मुताबिक रखने के लिए हम ये $500 यहाँ से माइनस करवा देंगे ताकि करंट ईयर के एक्सपेंसेस ही शो हो सके। पॉइंट नंबर 5 लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस इज $2,400 पर एनम ऑन 1 अप्रैल 2023। स्टेला पेड $3,000 फॉर इंश्योरेंस फॉर द फॉलोइंग 15 मंथ्स। इसका मतलब ये हुआ कि 12 मंथ्स की इंश्योरेंस पे करने की बजाय स्टेला ने 15 मंथ्स की इंश्योरेंस पे कर दी। दैट मीन्स कि 3 मंथ्स की इंश्योरेंस जो है वो ज्यादा पे कर दी है, पेड इन एडवांस हो गई है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट यानी कि एडवांस अमाउंट यानी कि प्री पेड एक्सपेंसेस जो हैं वो उनका चूंकि ताल्लुक इस पीरियड के साथ नहीं होता, तो ऐसे एक्सपेंसेस को टोटल एक्सपेंसेस में से माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि इंश्योरेंस $2,400 की है पूरे साल की, लेकिन उसने 3,000 पे किया। दैट मीन्स के 3,000 माइनस 2,400 मतलब के $600 जो है वो ज्यादा पे किए हैं। तो ये प्रीपेड हो गई। तो इस अमाउंट को रेंट एंड इंश्योरेंस में जाके वहां से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। नंबर 6 पे लिखा हुआ है कि अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडेड $120 पेड फॉर वेजेस एंड फ्लावर्स। 1/3 ऑफ दीज वर फॉर स्टेला's ओन होम। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 120 में से जो 1/3 बनता है वो बेसिकली उसके जाती घर के लिए है, तो वो उसकी ड्राइंग्स कहलाएंगी। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है $120 इसका 1/3 लेके इसको सब्ट्रैक्ट करवा देंगे अदर एक्सपेंसेस में से। ठीक है, बिकॉज ये ड्राइंग्स हैं, ये बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है। नंबर 7 लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट $6,420 एट 31 मार्च 2024। ये क्लोजिंग डेट है। रिक्वायर्ड लिखा हुआ है पार्ट ए कैलकुलेट टोटल परचेजेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। टोटल परचेजेस का मतलब होता है कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, कैश परचेजेस हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो क्रेडिट परचेजेस कैलकुलेट करने के लिए हम परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट बना लेते हैं। इसको क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट भी कहा जाता है। तो इसकी क्रेडिट साइड पे जो दो अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो होते हैं, एक तो ओपनिंग बैलेंस होता है क्रेडिटर्स का, और क्रेडिट परचेजेस उनसे जो की होती हैं वो होता है। जबकि जो डेबिट साइड है इसमें भी सिर्फ दो ही पॉइंट्स होते हैं। एक होती है कि वो अमाउंट जो सप्लायर्स को पे कर दी गई, आई मीन के क्रेडिटर्स को पे कर दिया गया, और जो क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिटर्स का वो यहाँ पे लिखा जाता है। अब चूंकि इसका ये फर्स्ट ईयर है, पहला साल
साल है, बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इस हमारे पास क्रेडिटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए इसको यहाँ से निकाल देते हैं। और जो अमाउंट क्रेडिटर को पे की है वो है 34,250, इसको यहाँ लिख लेते हैं। और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ये लिखा हुआ है $2,960, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब जो कि अमाउंट सिर्फ डेबिट साइड पर ही आई है, तो दैट इज वाई जो डेबिट साइड है वही बड़ी है। इसका टोटल कर लेते हैं और ये टोटल बनेगा 37,210। इसी टोटल को हम यहाँ पर क्रेडिट साइड पर भी लिख लेते हैं। और यूं हमारे पास जो क्रेडिट परचेजेस हैं वो आ गई हैं 37,210। इनको यहाँ पे लिख लेते हैं क्रेडिट परचेजेस के नीचे। अब कैश परचेजेस कितनी होंगी, तो उसके लिए देखें कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हाफ ऑफ स्टेलस परचेजेस वर ऑन कैश टर्म्स एंड हाफ ऑन क्रेडिट टर्म्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी क्रेडिट परचेजेस है उतनी ही कैश परचेजेस, यानी कि 37,210। इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और ये टोटल बनेगा 74,420। और याद रखें कि 1 मार्क आपको मिलेगा यहाँ पर पेड टू क्रेडिट सप्लायर्स में अमाउंट एग्जैक्टली पुट करने पर, और 1 मार्क आपको क्लोजिंग बैलेंस लिखने का मिलेगा, और 1 मार्क आपको टोटल परचेजेस कैलकुलेट करने का मिलेगा। और यूं आप 3 मार्क्स अचीव कर लेंगे। अच्छा जी, पार्ट बी में लिखा है कि प्रिपेयर स्टेला's इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए नीचे परफॉर्मा भी गिवन है। चलें पहले लिखते हैं सेल्स। सेल्स तो गिवन ही नहीं, लेकिन ये लिखा है कि स्टेला मेड ऑल ऑफ हर सेल्स फॉर कैश। स्टेला's मार्कअप वाज 32%। हम इसी मार्कअप की हेल्प से सेल्स कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल यहाँ एक एम्प्टी बॉक्स लगा लेते हैं। सेल्स में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री से स्टार्ट करते हैं। लेकिन चूंकि स्टेला के बिजनेस का ये फर्स्ट ईयर है तो ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी। उसके बाद आती हैं परचेजेस, जो हमने ये कैलकुलेट की हुई है 74,420 की। ठीक है, इनको यहाँ लिख लेते हैं और इसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो ये लिखी हुई है $6,420। इनको भी यहाँ लिख लेते हैं। अब ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई है 68,000। ठीक, अब इस कॉस्ट ऑफ सेल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेल्स में से, लेकिन सेल्स तो गिवन ही नहीं, तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैसे कैलकुलेट होगा फिर? ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें 32% मार्कअप का हिंट गिवन है। याद रखें कि मार्कअप हमेशा कॉस्ट पर कैलकुलेट किया जाता है, और यहाँ हमारी कॉस्ट का नेम है कॉस्ट ऑफ सेल्स। मार्कअप का मतलब ये होता है कि कॉस्ट पर कितना प्रॉफिट है, और यहाँ पर इसी प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ठीक हो गया, चलें हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कि $68,000 का 32% बनता है 21,760। आपको पता ही है कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स सब्ट्रैक्ट करें तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। ठीक है, अगर रीअरेंज करें यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट में कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐड करें तो सेल्स आ जाती हैं। ठीक हो गया, सो ग्रॉस प्रॉफिट है 21,760 का, इसमें ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स 68,000 की, तो सेल्स बनती है 89,760, और इसको यहाँ एम्प्टी बॉक्स में लिख लेते हैं। ठीक हो गया, अब एक्सपेंसेस की बारी आ जाती है, तो एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सपेंसेस में सबसे पहले लिख लेते हैं रेंट एंड इंश्योरेंस, और यहाँ लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर जो पेड हुई है वो है 6,750, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं रेंट 500 जो कि पेड इन एडवांस है। ठीक है, आपको ये बात याद है ना। और फर्दर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 600 इंश्योरेंस का, जो कि प्री पेमेंट है 3 मंथ्स की। ठीक है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिगर बनती है 5,650। अब लिख लेते हैं वेजेस 8,300 की, और इसमें ऐड कर लेते हैं 300 फॉर अनपेड वेजेस, और ये बनती हैं 8,600। राइट, अदर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 1,815 के, और इन अदर एक्सपेंसेस में $120 इंक्लूडेड हैं वेजेस एंड फ्लावर्स के। वैसे तो ये एसेट कंसीडर करना चाहिए, लेकिन स्टेला के बिजनेस की पॉलिसी ये है कि $150 से कम इनकट कॉस्ट हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अदर एक्सपेंसेस में लिखेंगे। राइट, लेकिन इन $120 में 1/3 स्टेला के अपने घर के लिए, तो ये तो ड्राइंग्स हो गई, बिजनेस का एक्सपेंस तो नहीं है ये फिर।
सो 120 का 1/3 जो कि बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और नेट अमाउंट बनती है 1775। अब इन तमाम एक्सपेंसेस का टोटल बनता है 16,025 और जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया 5,735। ठीक है, याद रखें कि 1 मार्क आपको करेक्ट सेल्स लिखने का मिलेगा, 1 मार्क आपको सही कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखने का मिलेगा और 1 मार्क करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने और यहाँ लिखने का मिलेगा और 1 मार्क दोनों प्री पेमेंट्स को आइडेंटिफाई और यहाँ ट्रीट करने का मिलेगा, 1 मार्क करेक्ट वेजेस लिखने का और 1 मार्क करेक्ट अदर एक्सपेंसेस लिखने का मिलेगा और 1 मार्क सही प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट करने का मिलेगा और यूं आपके 8 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि Stella's sales revenue was the same each month for the year to 31 March 2024. She is now considering selling on credit terms as well as for cash. और required है advise Stella whether or not to start selling on credit terms. Justify your answer by providing points for and against starting selling on credit. अच्छा जी, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसकी सेग्रीगेशन कुछ यूं होगी कि 2 मार्क्स यानी कि 2 पॉइंट्स फेवर में लिखने के और 2 मार्क्स यानी कि 2 पॉइंट्स अगेंस्ट में लिखने के मिलेंगे और जस्टिफाई योर आंसर भी लिखा हुआ है तो 1 मार्क आपको तब मिलेगा जब आप रिकमेंडेशन लिखेंगे। ठीक है, अगर हम फेवर की बात करें तो क्रेडिट सेल्स ऑफर करने से उसके कंपेटिटर्स के कस्टमर्स भी अट्रैक्ट हो सकते हैं जिससे ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम में खासा इजाफा हो सकता है। ठीक है, अच्छा चलें इसको लिख लेते हैं कि इंट्रोड्यूसिंग क्रेडिट सेल्स इज लाइकली टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स लीडिंग टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा फेवर में पॉइंट ये बन सकता है कि चूंकि स्टेला के कंपेटिटर्स क्रेडिट पर भी सेल्स करते हैं तो उनसे compete करने के लिए इसको भी क्रेडिट पर सेल्स करनी होंगी। ठीक है, चलें इसको भी लिख लेते हैं कि it would help Stella compete with rivals to increase the sales volume and hence the profit will also rise. Okay, ठीक हो गया। अब 2 पॉइंट्स अगेंस्ट में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये बनती है कि क्रेडिट पर सेल्स वाली अमाउंट बहुत ही स्लोली बिजनेस को रिसीव होती है जिससे बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस लाइक पेमेंट्स टू सप्लायर्स वगैरह जो है वो इफेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, चलें इसको लिख लेते हैं कि मनी वुड एंटर द बिजनेस मोर स्लोली विच कुड क्रिएट liquidity problems and make it difficult to manage day-to-day operational expenses. ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट अगेंस्ट में ये बन सकता है कि क्रेडिट पर सेल्स की वजह से इररिकवरेबल डेट्स होने के चांसेस बहुत ही ऑब्वियस हैं क्योंकि हर क्रेडिट कस्टमर से पैसा वसूली की कोई खास गारंटी नहीं होती जो कि बिजनेस का लॉस है। ठीक हो गया। ओके, चलें इसको लिख लेते हैं कि देयर इज अ रिस्क ऑफ इररिकवरेबल डेट्स विच वुड डायरेक्टली रिड्यूस द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अब रिकमेंडेशन देना भी जरूरी है 1 मार्क के लिए। आप कुछ भी रिकमेंड कर सकते हैं, आप क्रेडिट सेल्स की फेवर भी रिकमेंड कर सकते हैं और यू मे आल्सो गो अगेंस्ट द क्रेडिट सेल्स, राइट। मैं फेवर में ही जाऊंगा क्योंकि क्रेडिट सेल्स की वजह से सेल्स ज्यादा होंगी। ठीक है, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, ये भी ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत बैड डेट्स हो जाते हैं तो फिर भी बिजनेस अपने प्रीवियस रिकॉर्ड से बेटर फाइनेंशियल पोजीशन में होगा। चलें इसको भी लिख लेते हैं कि स्टेला वुड स्टार्ट ऑफरिंग क्रेडिट सेल्स। दिस स्ट्रेटजी शुड अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स एंड इंक्रीज प्रॉफिट्स even after accounting for the potential risk of irrecoverable debts. The business is likely to be in stronger financial position compared to its current all cash model. Next page पर लिखा हुआ है कि state the accounting principle which Stella is following when she treats payments for small items which may last longer than 1 year as revenue expenditures. स्टेला ने मटेरियलिटी प्रिंसिपल फॉलो किया है। ये प्रिंसिपल कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ मटेरियल आइटम्स जो फाइनेंशियली सिग्निफिकेंट हो सिर्फ उन्हीं को हाईलाइट करना चाहिए। जब किसी ट्रांजैक्शन की वैल्यू इतनी छोटी यानी कि इममटेरियल हो
कि अगर उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई ना भी किया जाए तो फिर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की यूजफुलनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसे डायरेक्टली एक्सपेंस कहा जा सकता है। ठीक होगी जी। यहाँ ये देखें कि वेजेस एंड फ्लावर्स की कॉस्ट $120 थी। स्टेला के लिए ये इमटेरियल थी, उसने $150 का एक बेंचमार्क रखा हुआ था, इसीलिए उसने उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ट्रीट किया, चाहे वो नॉन करंट एसेट्स भी बन सकता था। अब इससे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सिंपल रहे और क्रॉस बेनिफिट भी मेंटेन हुआ। चलिए यहाँ पर इसका आंसर लिख लेते हैं और वो ये है कि मटेरियलिटी प्रिंसिपल। ठीक हो गया। देन नीचे लिखा हुआ है कि वन एडवांटेज ऑफ फॉलोइंग द प्रिंसिपल इन 5D1। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल वहां पर ऊपर फॉलो किया गया है उसका एक एडवांटेज हमने लिखना है और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। ऑल्दो के वेजीज एंड फ्लावर्स की $120 की कॉस्ट को नॉन करंट एसेट्स ट्रीट किया जा सकता था क्योंकि लाइफ टाइम 1 ईयर से ज्यादा है, लेकिन मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए स्टेला ने अपना टाइम एंड रिसोर्सेज दोनों को सेव कर लिया, उसकी डेप्रिसिएशन ना कैलकुलेट करने की वजह से। ठीक हो गया। चलें इसको लिख लेते हैं कि इट सेव्स टाइम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव costs because depreciation does not need to be calculated and charged for low valued non current assets। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है कि और ये पार्ट ई है, लिखा हुआ है कि स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग अ फुल सेट ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अच्छा जी, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और 1 मार्क फॉर ईच एडवांटेज है। डबल एंट्री अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का फुल सेट रखने का एक तो बेनिफिट ये होता है कि बिजनेस के फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में काफ़ी हेल्प हो जाती है और यूं बिजनेस एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल बेहतर हो जाता है। चलें इसको लिख लेते हैं कि इट अलाउज फॉर मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग एंड ग्रेटर कंट्रोल ओवर बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक हो गया। दूसरा बेनिफिट ये हो सकता है कि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने में एक्यूरेसी बेहतर हो जाती है और मज़ीद ये कि फ्रॉड की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है। चलें इसको भी लिख लेते हैं कि इट मेक्स द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस मोर एक्यूरेट एंड रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।